स्वागत है आप सभी का एन टॉप पर। एक बार फिर आपके सामने नए लेक्चर के साथ अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 5 लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और राष्ट्रीय आंदोलन के जो लास्ट लेक्चर था उस पे पड़ाव में हमने स्वतंत्र स्वराज पार्टी के बारे में देखा, उसके कार्यक्रम क्या थे, उसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी। ये स्थिति आप देखते हैं 1924 तक की है, जब स्वराज पार्टी आती है और अपने जो कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाती है। वैसे तो हम सेफ्टी बिल तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे एक छोटी सी नई प्रवृत्ति को भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में, साम्यवादी और मार्क्सवादी विचारों का प्रसार। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस में एक क्रांति होती है जिसको साम्यवादी क्रांति कहा जाता है। उस साम्यवादी क्रांति से आपको पता है कि विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साम्यवादी क्रांति जो होती है वो मूलतः साम्राज्यवाद और पूंजीवाद जैसे विचारों के खिलाफ मानी जाती है। और इसीलिए ब्रिटिश चूँकि पूंजीवादी देश था, ब्रिटेन साम्राज्य, इसलिए साम्यवादी विचार से असहज महसूस करता था और हर जगह उसको दबाने की कोशिश करता था। भारत उसमें गुलाम था और गुलामी की वजह से ये हर युक्ति अपनाने की कोशिश करता था ताकि जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता मिले। उसी के क्रम में जब रूसी क्रांति होती है तो उसी क्रांति का प्रभाव भारतीय समाज पे भी देखा जाता है। इसी की पृष्ठभूमि थोड़ा देखेंगे कि क्या उस रूसी क्रांति का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसके बारे में सोचा आपसे डिस्कस किया जाए। भारत में साम्यवादी और मार्क्सवादी विचारों के प्रसार के कारण की अगर हम बात करेंगे तो रूस में चूंकि समाजवादी क्रांति 1917 में होती है, ठीक, उसमें उसी के क्रांति के प्रभाव से भारत में जो कांग्रेस रहती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका एक खेमा साम्यवादी विचार से अत्यधिक प्रभावित होता है। जो खेमा प्रभावित होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 2 नेता होते हैं वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं और एक सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ये दोनों लोग अत्यधिक प्रभावित होते हैं, और भी लोग होते हैं, लेकिन चूंकि असहयोग आंदोलन वापस हो चुका था, एक निर्वात की स्थिति बनी। यद्यपि कि स्वराज पार्टी ने इसको भरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी युवा राष्ट्रवादियों में गांधीवादी विचारों के प्रति एक राजनीतिक असंतुष्टि थी। गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे, क्योंकि इनकी नीति थोड़ा नॉन वायलेंस की थी, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने की थी, इत्यादि थी। तो इससे कुछ लोग नाराज थे। ये जो साम्यवादी और मार्क्सवादी विचारों के से प्रभावित लोग थे, ये लोग पूर्ण स्वराज की बात करते थे, ठीक, और साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, क्योंकि साम्यवादी क्रांति जो हुई थी वो साम्राज्यवाद का धुर विरोधी थी। अभी आप देखेंगे कि आगे कैसे इसने विरोध किया था साम्राज्यवाद का, ठीक। इसके साथ साथ साम्राज्यवाद की जो बुनियाद है, साम्यवाद की जो बुनियाद है वो सामाजिक न्याय का समर्थन तथा पूंजीवादी और जमींदारी जैसी प्रथाओं के प्रति आलोचनात्मक रही है। तो देखिए, ये विचार इसलिए लुभावना है क्योंकि भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में उस समय इसकी ज़रूरत होती है, सामाजिक न्याय की ज़रूरत होती है, पूंजीवादी शासन को ख़त्म करने और जमींदारों की सरकारी प्रवृत्ति से पूरा भारत परेशान रहता है। तो इस प्रकार साम्यवादी विचार यहाँ के लोगों के बीच में धीरे धीरे स्थान बनाना शुरू करता है। इसका सबसे प्रथम जो प्रयास किया जाता है वो 1920 में एम.एन. राय, बहुत बड़े एक मार्क्सवादी विचारक हैं, और अंबानी मुखर्जी ने मिलकर भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन किया। भारतीय साम्यवादी, यहाँ साम्यवादी है, भारतीय साम्यवादी पार्टी का गठन किया। ये पहला प्रयास था साम्यवादी विचार की तरफ झुकाव की दिशा में, ठीक। एम.एन. राय जो थे उनके बारे में थोड़ा जान लें। एम.एन. राय मार्क्सवादी विचारक हैं, संक्षेप में जान लीजिए, और उनको कमिंटन के लिए चुना गया था। वे पहली भारतीय थे जिनको कमिंटन के लिए, कमिंटन क्या था, कमिंटन जब रूस में क्रांति होती है तो रूस विश्व के प्रत्येक देश में साम्यवादी विचार को आगे बढ़ाने के लिए और साम्राज्यवाद की विरोध के लिए एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइजेशन संगठन करता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो शॉर्ट फॉर्म है कमिंटन ही है, इसलिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को कमिंटन कहा जाता है। तो कमिंटन के लिए जो इंटरनेशनल लेवल का संगठन था, उसकी में पार्टिसिपेशन के लिए एम.एन. राय चुने गए थे, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि मार्क्सवादी विचारक थे, ठीक है।
कमिटन की स्थापना देखिए रूस के बाद किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य था विश्व के सभी भागों में स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करना। कमिटन की ये मुख्य लक्ष्य था, जिसके एम एन राय को इसकी सदस्यता के लिए चुना गया था। ठीक, हमने देखा 1920 में भारतीय साम्यवादी पार्टी का गठन होता है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि भारत में साम्यवाद और समाजवादी क्रांति की आग धीरे धीरे बढ़ने लगती है और यहाँ के युवा प्रभावित होने लगते हैं साम्यवाद से, तो चूंकि ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश है, इसलिए वो इसको दबाने की कोशिश करता है। और इसी में देखिए कई केस सामने आएंगे आपके सामने, जैसे एक बोल्शेविक षड्यंत्र केस है। इसमें क्या होता है, 1924 में कई साम्यवादियों जैसे ऐसे डांगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, नलिनी गुप्ता थी इत्यादि पर साम्यवादी विचार फैलाने का आरोप लगाया था और इन पे एक षड्यंत्र के तहत केस चला था। ये 1924 का केस है, इसको कभी कभी पूछता है, याद कर लें। 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI जिसको आप बोलते हैं, कानपुर में अखिल भारतीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, 1929 में सरकार ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से एक मुकदमा चलाया गया। ये सब देखिए साम्यवादी क्रांति को, साम्यवादी विचारों को दबाने का ब्रिटिश सरकार के एक तरीका था, तो लोगों को गिरफ्तार करना, केस चलाना। बोल्शेविक षड्यंत्र देख चुके हैं। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में होता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, इसी के क्रम में आपको पता है कि साम्यवाद मजदूरों और किसानों का बहुत बड़ा समर्थक है, इसलिए 1928 में एक संगठन बनता है, ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी या कृषक एवं मजदूर संगठन। ये प्रभावित होता है, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, इसलिए इसका संगठन होता है। ये संगठन भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि कब एस्टेब्लिश किया गया था। तब 1920 में इसी से प्रभावित होकर साम्यवादी क्रांति से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC, इसका शॉर्ट फॉर्म है, का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और इसके प्रथम अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो लाला लाजपत राय होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं 19वें दशक में। जैसे आपने ये पूरा साम्यवादी विचारों को थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दी हमने, इससे क्वेश्चंस कभी पूछते हैं कि इसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ज़्यादा विस्तार में जानने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत छोटा पार्ट ही है। अब देखिए नए चरण के शुरू करते हैं, क्रांतिकारी गतिविधि। एक क्रांतिकारी गतिविधि हमने देखा था पिछले लेक्चर में, 1905 से शुरू होता है और 1917 तक। तो फिर जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो फिर ऐसी स्थिति उभर कर सामने आती है कि फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो 19वें दशक के दूसरे और तीसरे दशक में ठीक ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों का थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके उत्पत्ति के कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो कारण था इसका, क्रांतिकारी जो भी क्रांतिकारी या क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे वो असहयोग आंदोलन में शामिल थे। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 से कब तक चला था, 5 फरवरी 1922 तक, जब चौरी चौरा कांड होता है तब तक। तो ये सब उसी के भागीदार थे। लेकिन होता क्या है, पता ही है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो ये तबका जो होता है काफ़ी असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि पता है कि 1905 से 1917 के बीच ये सारे के सारे हिंसात्मक गतिविधि और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। गांधी जी के आने की वजह से इनके अंदर एक आशा जगी थी कि अब शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने से ये लोग काफ़ी असंतुष्ट थे। इस वजह से ये लोग क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ एक बार फिर से मुड़े। इन्होंने फिर से निश्चय किया, क्या किया कि हिंसा तथा आतंक के द्वारा स्वराज प्राप्त किया जाएगा। ठीक, दो देख लिया हमने कि हिंसा और आतंक के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना इनका लक्ष्य बन गया। जब ये क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई तो इसकी दो धाराएं सबसे मुखर रूप से भारत के इतिहास के पटल पर सामने आती हैं। पहला था पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, और दूसरा बंगाल। अब एक एक करके हम देखेंगे कि दोनों जगहों पे कैसी कैसी क्रांतिकारी गतिविधियां रहीं। अब ये जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इनके ऊपर प्रभाव ऐसा क्या पड़ा जिसकी वजह से क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ मुड़े। ठीक, आपको पता है कि उस समय बहुत सारे मजदूर और श्रमिक संगठन स्थापित किए जा रहे थे क्योंकि साम्यवादी क्रांति का प्रभाव था, तो ये लोग इनको एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ का गठन हुआ और क्रांति में पता ही है हिंसा का इस्तेमाल किया गया था, तो इन लोगों को लगता था कि हम लोग भी हिंसा के माध्यम से एक स्वतंत्र भारत की स्थापना कर पाएंगे।
इसके अलावा बहुत सारे पुस्तकों में क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान का गुणगान किया गया था। जैसे आत्मशक्ति नाम की पुस्तक थी, सारथी, बिजली इत्यादि पुस्तकें ऐसी थीं जिसमें इन क्रांतिकारियों के कृत्यों का गुणगान किया गया था और इनको सराहा जाता था। इसी के संबंध में एक और पुस्तक है जिसका बंदी जीवन उसका नाम है। ये देखिए, बंदी जीवन। बंदी जीवन के जो लेखक हैं सचिन सन्याल या सचिंद्र सन्याल हैं, तथा एक और पुस्तक है पाथेर दाबी। ये शरद चंद्र चटर्जी की प्रमुख पुस्तक है। यानी ये दोनों किताबें, बंदी जीवन और पाथेर दाबी, इन दोनों ने भी क्रांतिकारी भावनाओं को उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखते हैं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में कैसी कैसी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होती हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1924 में होती है। कौन कौन इस्टेब्लिशमेंट करता है इसकी? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सन्याल आदि ने मिल करके इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में करते हैं। ठीक, कानपुर में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। और फिर क्या होता है, अपनी गतिविधियों को धीरे धीरे ये आगे बढ़ाते हैं। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? सशस्त्र क्रांति द्वारा वैश्विक सत्ता यानी ब्रिटिश सत्ता है ये, ठीक, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना, ठीक, तथा एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना, ये HRA का प्रमुख लक्ष्य होता है। ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना हिंसा के माध्यम से, आतंक के माध्यम से, और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना करना। इसी संगठन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया जो इतिहास में काफ़ी चर्चित है, वो है काकोरी कांड। तिथि देख लीजिए, 9 अगस्त 1925 है। होता क्या है, सहारनपुर लखनऊ एक रेल लाइन है, उस पर 8 डाउन यानी 8 नंबर की एक डाउन गाड़ी, रेलगाड़ी होती है, मालगाड़ी होती है। उसको काकोरी गांव, जो सहारनपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है, काकोरी गांव में रोक करके क्या हुआ, रेल विभाग के खजानों को लूट लिया गया इसको। इसी कांड के बाद इसको लूट में कौन था मुख्य भूमिका में? HRA ही था। HRA इसको ऑर्गेनाइज किया था काकोरी कांड को। तो इसमें लूट लिया गया था। आपको पता है कि इनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से लूट से, डकैती से, हिंसा से स्वराज को प्राप्त करना है। तो उसी खजाने को लूटने के लिए इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। ठीक है। काकोरी कांड के बाद क्या होता है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र के केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है। ये नाम याद कर लेंगे आप, कभी कोई पूछता है उसको किसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। हमारा उद्देश्य पता ही आपको कि बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन एलिमिनेट करें और सटीक आंसर दे सकें। ठीक है। इसमें एक अभियुक्त और थे जो काफ़ी चर्चित हैं, इतिहास में आप सब जानते होंगे। ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी कांड में ये भी थे, लेकिन ये चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए, अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं आए थे। ये था काकोरी कांड का पूरा हिस्सा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शिव वर्मा, जयदेव कपूर, पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव तथा भगवती चरण बोहरा चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फिर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र केस जब होता है तो उसमें इन लोगों का मनोबल टूट जाता है और HRA थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद दायित्व अपने ऊपर लेते हैं और एक नए संगठन के रूप में HRA को सामने लेके आते हैं। उसमें और कौन कौन शामिल होता है, वही शिव वर्मा जी हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, भगवती चरण बोहरा इत्यादि मिल करके चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल देते हैं और उसको क्या कहते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA। अब इसका शॉर्ट फॉर्म HSRA है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ होता है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में। ठीक, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये सारे युवा लीडर्स मिलते हैं और वहीं पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनाते हैं और इसके माध्यम से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। इस संगठन की स्थापना के बाद एक घटना होती है लाहौर में। लाहौर का सहायक पुलिस कप्तान रहता है सैंडर्स। उसकी हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर तथा राजगुरु दिसंबर 1928 में कर देते हैं। क्यों करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर के बाद साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन जब भारत आता है तो उसके विरोध में लाहौर में कुछ प्रदर्शन होते हैं, उसमें लाला लाजपत राय भी शामिल होते हैं। लेकिन ये कप्तान उस समय भीड़ नियंत्रण करने
के लिए लाठीचार्ज का आदेश देता है और उसमें लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये क्रांतिकारी जो होते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किसी सैंडर्स की हत्या करते हैं। कब करते हैं? दिसंबर 1928 में। इसको लाहौर षड्यंत्र केस बोला जाता है। इसके अलावा एच.एस. आर्य ने क्या किया महत्वपूर्ण? एच.एस. आर्य ने केंद्रीय विधानसभा जो दिल्ली में था उसमें बम विस्फोट की घटना करते हैं। ये घटना 8 अप्रैल 1929 की है। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, उसमें होता क्या है? मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल ब्रिटिश गवर्नमेंट लाती है। वो बिल का नाम है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। उसके विरोध में तथा पब्लिक सेफ्टी बिल, इसके विरोध में विधानसभा में बम विस्फोट का प्लान बनाते हैं भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, दोनों लोग। ठीक, इनका उद्देश्य हिंसा करना नहीं होता है। यहाँ पे खाली बेंच पे ये लोग बम फेंकते हैं। बस इनका ये उद्देश्य होता है कि क्रांतिकारी सिर्फ हिंसा ही नहीं करते हैं बल्कि उस हिंसा का प्रभाव भी खुद झेलते हैं, क्योंकि उस समय आलोचना ये हो रही थी कि क्रांतिकारी तो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे करके निकल जाते हैं, पूरे समाज को और अन्य लोगों को, घर के परिवार को झेलना पड़ता है। इसलिए ये लोग ये मैसेज देना चाहते थे कि इसको खुद क्रांतिकारी भी झेलते हैं। इसलिए इन लोगों ने खाली बेंच पे बम फेंका। और कब बम फेंका? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। इसमें इन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दी थी। इनके पास मौका था, ये भाग सकते थे, लेकिन ये भागे नहीं, क्योंकि दिखाना चाहते थे कि हम लोग स्वयं भी इन परेशानियों को झेलने में सक्षम हैं। अब आगे देखेंगे कि आगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर, ये देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? ये कप्तान सैंडर्स की हत्या जो हुई थी उसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहेंगे। यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल और डिस्प्यूट बिल में जब बम विस्फोट किया था उसको छोड़ दीजिए, केस दूसरा बना लाहौर षड्यंत्र केस का, जिसमें सैंडर्स की हत्या की गई थी। उसी लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पे इन पर मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है। ये क्रांतिकारी गतिविधियां हैं कुछ। अब होता क्या है, जब ये बिल होता है, वो होता है लाहौर षड्यंत्र केस का केस चलता है, तो आज़ाद फिर फरार हो जाते हैं। आज़ाद हाथ नहीं आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान होकर किसको खोजती रहती है। संयोग से फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में ब्रिटिश सेना के साथ एक मुठभेड़ में ये शहीद होते हैं, और शहीद अंग्रेज़ों की गोलियों से नहीं, अपने स्वयं की गोली से होते हैं। तो इस प्रकार आज़ाद कभी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए, खुद इन्होंने अपने ऊपर गोली चलाई थी। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार में और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि। अब देखते हैं एक छोटा सा इवेंट होता है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में बताया था कि इस क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र बंगाल भी रहता है। इसमें घटना होती है चटगांव, एक जगह है वहाँ पे शस्त्रागार लूट। ये अप्रैल 1930 की घटना है। चटगांव में इस शस्त्रागार लूट का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन कौन थे? सूर्यसेन एक वहाँ पे नेता थे, मास्टर दा उनको प्यार से कहा जाता था, स्कूल चलाते थे, लेकिन ये क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़ा प्रभावित थे। ये अनंत सिंह, गणेश घोष, लौकीनाथ बावली आदि के साथ, अनंत सिंह, गणेश घोष, लौकीनाथ बावली, 3 व्यक्ति इनके प्रमुख सहयोगी थे। इनके साथ मिल करके इन्हें योजना बनाई कि जो चटगांव का शस्त्रागार है उसको लूट लिया जाए और वहाँ पे स्थानीय शासन स्थापित किया जाए। इस लूट के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी था। यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की मदद से ही इन्होंने चटगांव शस्त्रागार लूट को अंजाम दिया था। ठीक, इन लोगों ने क्या किया? चटगांव के शाखा के झंडा तले इंडियन रिपब्लिक आर्मी ने विद्रोह किया तथा क्या किया? शस्त्रागार को सफलतापूर्वक लूट कर कब्जा कर लिया तथा वहाँ पर एक अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। ये एक महत्वपूर्ण घटना बंगाल की है। फिर क्या होता है? फरवरी 1933 में, लगभग घटना के 3 साल के बाद, फरवरी 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी जाती है। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण पक्ष ये रहता है कि वहाँ पे महिलाओं ने भी बहुत बढ़कर भाग लिया था। तो सूर्यसेन के साथ कुछ महिलाएं भी सक्रिय योगदान दे रही थी। उनका नाम जान लेना आवश्यक है, कभी कोई पूछता है। जैसे प्रीतिलता वाडेकर हैं, कल्पना दत्त हैं, सुनीति चौधरी या शांति घोष, ये था नहीं तथा है, और बीना दास। ये 4-5 नाम है जो काफ़ी चर्चित रहता है बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो। ये हमने देखा क्रांतिकारी चरण का दूसरा काल। ठीक, अब हम देखते हैं साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन के बारे में अभी हम इसके पहले थोड़ा सा जिक्र किए हैं कि हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं साइमन कमीशन क्या है।
देखिए साइमन कमीशन क्या है, इसके बारे में जानने से पहले पृष्ठभूमि देखें कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो हम पिछले लेक्चर में बताए थे में यह प्रावधान था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक, और समीक्षा क्या की जाएगी कि क्या उत्तरदायी शासन प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और क्या भारत को उत्तरदायी सत्ता सौंपी जा सकती है क्या नहीं। लेकिन चूंकि उस समय ब्रिटेन में इलेक्शंस होने वाले रहते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार रहती है, तो वो सोचती है कि इसको 2 साल पहले ही अंजाम दे दिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि यहाँ के जो ब्रिटेन के लोग हैं उनके अंदर ये मैसेज जाएगा कि ये सरकार सुधारवादी दृष्टिकोण रखती है और उनको इलेक्शन में इसका फ़ायदा मिलेगा। तो क्या करते हैं वो, इसका कार्यकाल चूँकि 1929 में पूरा होने वाला होता है, क्योंकि 10 साल बाद इसको जाँच करनी है, वो 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में ही इसकी नियुक्ति कर देते हैं एक आयोग की। इस आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो साइमन होते हैं, सर जॉन साइमन होते हैं। इसके साथ साथ अन्य 7 सदस्य भी होते हैं। ठीक है, और इस आयोग को साइमन कमीशन या विधि आयोग, देखिए विधि आयोग भी कहा जाता है। इसमें केवल कुल टोटल 7 सदस्य थे, जो सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। यही विरोध का मेन कारण बना, क्योंकि भारत के तत्कालीन जो क्रांतिकारी नेता थे वो ये सोचते थे कि भारत के बारे में अगर उत्तरदायी शासन देना है तो उसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए, केवल अंग्रेज ही हमारे भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन का 7 सदस्य कहाँ आते हैं, मुंबई में आते हैं। 3 फरवरी 1928 को भारत में इनका आगमन होता है। 3 फरवरी 1928 को इस कमीशन का विरोध होता है, भारी विरोध होता है। उसी में क्या होता है, लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज में हमने बताया आपको लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाठीचार्ज सैंडर्स ने कराया था, जिस पे लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और उस पर मुकदमे भी चला था। ये वही मामला है। तो 3 फरवरी 1928 को कमीशन पहुंचता है मुंबई, इसका विरोध किया जाता है। विरोध के बाद साइमन कमीशन क्या होता है, अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है और कुछ अनुशंसाएं करता है। उस अनुशंसाओं को जान लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। सबसे पहले इस कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित होती है। ठीक, फरवरी में आता है मुंबई और 30 में प्रकाशित होती है इसकी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की सबसे पहली जो व्यवस्था है वो कहता है कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। इसने रिकमेंड किया कि अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन करने का समय आ गया है और अब गठित कर देना चाहिए। तीसरा कहा कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन करना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल अभी सही से काम नहीं कर रहा है। और इसने कहा कि केंद्र स्तर पर जो सरकार है उसमें उत्तरदायी सरकार गठित करने का अभी उचित समय नहीं है। यही जो तीसरा क्लॉज है, इसकी वजह से बहुत विरोध हुआ, क्योंकि यहाँ के जो युवा नेता थे, जो उसमें तत्कालीन नेता थे, कांग्रेस था, अन्य लोग थे, ये लोग चाहते थे कि केंद्र स्तर पे भी उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए। ये इसकी रिपोर्ट थी। अब होता क्या है, नेहरू रिपोर्ट की जानेंगे अब कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। ठीक, नेहरू रिपोर्ट की पृष्ठभूमि देखते हैं थोड़ा सा। देखिए 1928 में जब साइमन कमीशन वापस चला जाता है और भारत में एकता नहीं बन पाती है कि किस तरह का शासन भारत में चाहिए, तो तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया रहते हैं बिरकनहेड, उनका नाम है, और इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन है, ध्यान देना है। ठीक है, वो कहते हैं कि जब आपको साइमन कमीशन एक्सेप्ट नहीं है तो आपको एक चुनौती हम दे रहे हैं कि आप एक ऐसे संविधान का निर्माण कीजिए जो सभी दलों और गुटों को स्वीकार हो। ये 1928 में चुनौती पेश की जाती है कांग्रेस के समक्ष, भारतीयों के समक्ष। ठीक, और इस चुनौती को, चूंकि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, उसने एक्सेप्ट किया। और उसी दल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति, सब कमेटी का गठन किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और तेज बहादुर सप्रू जैसे लोग भी शामिल थे। इस समिति को ये दायित्व सौंपा गया कि आप एक ऐसा संविधान निर्माण की रूपरेखा पेश कीजिए ताकि सभी को स्वीकार हो। यानी कि भारतीयों ने कुल मिलाकर एक चैलेंज स्वीकार कर लिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों को दिया था। ये ध्यान देना है कि देश का संविधान तैयार करने की प्रक्रिया में भारतीयों का यह पहला प्रयास था। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट हम देखेंगे वो भारतीयों का पहला प्रयास है भारतीय संविधान तैयार करने में। जी जान से मेहनत करते हैं ये मोतीलाल नेहरू और अन्य सदस्य, और अगस्त 1928 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। रिपोर्ट को अगस्त 1928 में पेश किया जाता है। इसके कुछ प्रावधान जो विशेषताएं हैं उसको देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इससे। पहला प्रावधान था भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए।
पूर्ण औपनिवेशिक मतलब डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मतलब ब्रिटिश अंपायर के अंतर्गत ही हमको स्वायत्त ऑटोनोमस राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक। दूसरा कहा सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए और उसकी जगह संयुक्त निर्वाचक प्रणाली अपनाई जाए। तीसरा प्रावधान भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। चौथा प्रावधान 19 मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसमें स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकार की मांग की गई थी। वो काफ़ी डिटेल स्टडी में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसके मेन क्लास को जानिए। और व्यवस्था की गई कि केंद्र तथा राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित की जाए। जो साइमन कमीशन ने केंद्र पे मना कर दिया था, उसमें इन्होंने कहा कि नहीं, केंद्र और राज्य दोनों जगह स्थापित किया जाना चाहिए। और इन्होंने व्यवस्था क्या दी कि केंद्र द्विसदनात्मक हो, जिसमें एक उच्च सदन हो जिसे सीनेट कहा जाएगा और एक निम्न सदन हो जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। नेहरू रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा अपने रिकमेंडेशंस में, इन्होंने कहा कि जो निम्न सदन होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसकी संख्या 500 होगी। ठीक। और इन सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन होगा, इनको 5-5 वर्ष का टर्म दिया जाएगा। फिर कहा गया कि केंद्र में जो गवर्नर जनरल होगा वो कार्यकारी परिषद, ठीक, वो व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होगी। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो बताए थे कि और पूरी तरह से मोनोपोली था गवर्नर जनरल का। पिछले सेशन में जब देखेंगे 1919 का अधिनियम देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा इसके बारे में। गवर्नर जनरल को जवाबदेह बनाया जाए इसकी कार्यकारी परिषद को। और कहा क्या गया उच्च सदन जो सीनेट है उसकी सदस्य संख्या को 200 रखा जाए, जिनका निर्वाचन क्या हो, अप्रत्यक्ष तरीके से हो। देखिए रिप्रेजेंटेटिव का प्रत्यक्ष है, इसका अप्रत्यक्ष हो, तथा इनका कार्यकाल 7 वर्ष का हो, क्योंकि उच्च सदन है इसलिए इनका 7 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो राज्य स्तर की विधायिकाएं हैं उन विधायिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का हो और उसका प्रमुख जो गवर्नर होता है वो कार्यकारी जो परिषद है उसकी सलाह पर कार्य करे और वो भी क्या हो, विधान व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह हो। तो दोनों स्तर की सरकारों के लिए व्यवस्थापिका की जवाबदेही को इन्होंने ज़रूरी माना है। नेक्स्ट प्रावधान देखते हैं, 2-4 और हैं। मुस्लिमों के धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार का पूर्ण संरक्षण किया जाएगा और एक पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की भी बात नेहरू रिपोर्ट में की गई। अगला देखते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। आपको बताया है कि उत्तरदायी शासन की बात ये कर रहे हैं। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन होगा, किंतु जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, रेसिडुअरी पावर, वो केंद्र के पास होगी, इन्होंने ये कहा। और देशी राज्यों के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। भारत में एक रक्षा समिति, सर्वोच्च न्यायालय तथा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। ये पूरा आपका नेहरू रिपोर्ट का डिटेल है। इन्होंने ये मांगी रखी थी। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें मुस्लिम लीग के जिन्ना जी क्या इसमें आपत्ति जताते हैं, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक। आज आपको पूरा वीडियो का फोकस सब रखे थे कि आपको नेहरू रिपोर्ट को अच्छे से समझा दें और भारत की क्रांतिकारी विधियों को बताते चलें। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जिन्ना किस तरीके से इसमें अस्वीकार करते हैं और इसे किस तरह से ऑब्स्टेकल आते हैं, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम राष्ट्रीय मूवमेंट को और आगे लेके जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।